गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने म्यूटेशन की बात की थी और म्यूटेशन में भी कौन सी म्यूटेशन की बेटा, पहले अपन ने जीन म्यूटेशन की बात की थी और उसके पश्चात क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात। आज आगे अपन अगला टॉपिक लेते हैं बेटा, जो आपका कंप्लीटली जूनियर क्लास का है। जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कूट। अब आनुवंशिक कूट क्या है तो आप सबको पता है बेटा, कोई लक्षण प्रकट होगा वो नियंत्रण होता है बेटा किस पर, जीन पर। जीन किसका है? डीएनए के नाइट्रोजन बेस का विशेष क्रम है। जीन के डीएनए के नाइट्रोजन बेस का विशेष क्रम पहले किसका निर्माण करेगा बेटा? एमआरएनए का। और एमआरएनए किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन किस में करेगा बेटा? किसी विशेष एंजाइम में। और उस एंजाइम के द्वारा विशेष लक्षण क्या होंगे? प्रकट। अब जेनेटिक कोड शब्द क्या है? तब अपने जूनियर में आपके पास सेंट्रल डोग्मा थ्योरी आई थी और सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के अनुसार डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन। डीएनए पर डीएनए का निर्माण होना कहलाता है रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो एसिड का बहुलक है। एमआरएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और डीएनए भी किसका बहुलक है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए के निर्माण में कितने न्यूक्लियोटाइड डाल देते हैं? तो कितने डाल देते हैं वो बता दें, कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप्स न्यूक्लियोटाइड। और एमआरएनए के निर्माण में कितने प्रकार के नाम? 4 टाइप है। जबकि प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कितने प्रकार के? 20 प्रकार के, 20 टाइप्स अल्फा एमिनो एसिड। अब प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन से स्थान पर कौन सा एमिनो एसिड आएगा उसकी सूचना किसके क्रम में नहीं करना? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम में नहीं। अब इस न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस के क्रम के द्वारा ही प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा एमिनो एसिड का क्रम या सीक्वेंस क्या होता है? निर्धारित। अब डीएनए द्वारा प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा एमिनो एसिड के क्रम को निर्धारित करने के लिए डीएनए अपने आनुवंशिक क्रम को ट्रांसक्रिप्शन द्वारा किसके क्रम में ट्रांसफर कर देता है? एमआरएनए में भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और डीएनए में भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, या 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस और इसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कौन से रूप के अनुसार होना चाहिए? प्रति समांतर रूप के द्वारा होगा। एमआरएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस है? 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस। और प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन
भागे बेटा 20 प्रकार के एमिनो एसिड। अब यदि एमआरएनए का एक नाइट्रोजन बेस एक प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एमिनो एसिड का क्रम निर्धारित करें तो कितने प्रकार के एमिनो एसिड का क्रम निर्धारित होता है बेटा? 4 प्रकार के एमिनो एसिड का क्रम निर्धारित होता है। तो कितने एमिनो एसिड बनते हैं बेटा? 16 एमिनो एसिड। इसका मतलब अकेला कोई एमआरएनए का अकेला नाइट्रोजन बेस या अकेला न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का स्थान निर्धारित करने में सक्षम नहीं। तो एमआरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का समूह क्या करता है? एमिनो एसिड का क्रम निर्धारित करता है। तब नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने जेनेटिक कोड की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जेनेटिक कोड की परिभाषा क्या है? तो एमआरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का वह क्रम वह समूह है जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में किसका क्रम निर्धारित करता है? प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का क्रम निर्धारित करता है। एमआरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का ऐसा क्रम वह समूह है क्या कहलाता है? जेनेटिक कोड कहलाता है। अब एमआरएनए का जो क्रम है वो किसका क्रम है बेटा? डीएनए का ही क्रम है। सिर्फ क्या लगा था? प्रति समांतर रूल लगा। तो जेनेटिक कोड की विशेषता क्या होगी? एमआरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का वह क्रम वह समूह है जो मिलकर प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का क्रम निर्धारित करता है। नाइट्रोजन बेस के ऐसे क्रम व समूह को ही क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। और जेनेटिक कोड की खोज या अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? प्रस्तुत। अब अगला पॉइंट आपको आना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए जेनेटिक कोड। आनुवंशिक कोड की विशेषता। अब आनुवंशिक कोड की विशेषता में पहली विशेषता आती है ना, जो जेनेटिक कोड है वो किस नेचर के होते हैं? ट्रिप्लेट नेचर या त्रिक प्रकृति के होते हैं। आनुवंशिक कोड किस प्रकृति का होता है? त्रिक प्रकृति। त्रिक प्रकृति का होने का मतलब क्या है? कि 3 नाइट्रोजन बेस का एक विशिष्ट क्रम या समूह है। एक जेनेटिक कोड का कार्य करता है। अब जेनेटिक कोड त्रिक प्रकृति के ही क्यों होते हैं? तब अपन ने कहा कि यदि एक नाइट्रोजन बेस एक एमिनो एसिड का को कोडिंग करता है तो केवल 4 ही एमिनो एसिड को कोडिंग कर पाएगा। यदि दो नाइट्रोजन बेस का समूह यदि जेनेटिक कोड का कार्य करता है तो 4 प्रकार के अक्षर से या 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस से कितने जेनेटिक कोड बनते हैं? 16 जेनेटिक कोड बनते हैं, जो इसके लिए 20 एमिनो एसिड के लिए क्या होते हैं? अपर्याप्त होते हैं। इसलिए जेनेटिक कोड किस प्रकृति के होते हैं? ट्रिप्लेट नेचर। अब जब जेनेटिक कोड ट्रिप्लेट नेचर के होते हैं तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस से कितने प्रकार के जेनेटिक कोड बनते हैं?
64 प्रकार के जेनेटिक कोड बनते हैं। अब ये 64 जेनेटिक कोड कैसे बनते हैं, तब आपको मैंने जूनियर में बनाना सिखाया था। कितने कॉलम बना दो चेकर बोर्ड में, ये 4 कॉलम बना दो। कॉलम में यू ए जी सी, यू ए जी। अब इस कॉलम को एक बार कितनी बार लिखोगा, 4 बार लिखो, और इसके 7 बार लिखो, कितनी बार लिखो, 4 बार लिखो, और फिर एक टर्म को क्या करो, दोहरा दो। कितने जेनेटिक कोड होंगे आपके पास, 4। अगर इसको लेना है और इसमें लेना है तो क्या करेगा, जी को 4 बार लिखो और इसके 7 बार लिखोगी, और फिर इसका उनको दोहरा दो। किसी में ले लो। इस प्रकार आपके पास कितने जेनेटिक कोड बन जाएगा, 64 जेनेटिक कोड बन जाएगा। पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता, इन 64 जेनेटिक कोड में से 3 जेनेटिक कोड कौन से बना, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए। किसी भी एमिनो एसिड को कोडिंग नहीं करते हैं, इसलिए इन तीनों जेनेटिक कोड क्या कहते हैं, नॉनसेंस जेनेटिक कोड कहते हैं, अनर्थक कोड कहते हैं। इसका मतलब 64 में से कितने बना, केवल 61 जेनेटिक कोड ही प्रोटीन के एमिनो एसिड के क्रम को निर्धारित करने में भाग है। तीसरी विशेषता, जेनेटिक कोड की रीडिंग एमआरएनए पर सदैव किस डायरेक्शन में रहा, 5 days to 3 days डायरेक्शन में। चौथी विशेषता, जेनेटिक कोड कोवालेंस होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 2 जेनेटिक कोड के बीच कोई भी गैप नहीं पाता है, अर्थात नाइट्रोजन बेस सतत क्रम में पाते हैं, ए जी सी जी सी ए, ये क्रम हमको क्या पाता है, ए जी सी जी सी ए, ये क्रम पाता। अगली विशेषता, आओ जी, किस नेचर का जेनेटिक कोड है, डुअल नेचर का जेनेटिक कोड है। डुअल नेचर के जेनेटिक कोड का क्या है, AUG कौन से एमिनो एसिड कोड है, मिथ्योनिन को कोडिंग करता है। कौन से एमिनो एसिड को, मिथ्योनिन एमिनो एसिड को कोडिंग करने के साथ साथ ये किसका कार्य करता है, स्टार्टिंग जेनेटिक कोड का भी कार्य करता है, अर्थात प्रत्येक एमआरएनए का प्रारंभिक जेनेटिक कोड कौन सा होगा, AUG होता है। अगली विशेषता, आनुवंशिक गुण अभाषित होते हैं, डीजनरेट होते हैं। अभाषित होने का मतलब क्या है, आपके पास
जेनेटिक कोड के द्वारा कोडिंग होता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? आनुवंशिक आभाषित प्रकार है। आनुवंशिक आभाषित होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? एक एमिनो एसिड एक से अधिक जेनेटिक कोड के द्वारा क्या होता है? कोडिंग होता है। क्योंकि एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? 20 और फंक्शनल जेनेटिक कोड की संख्या कितनी है? 61। तो उस कंडीशन में एक एमिनो एसिड एक से अधिक जेनेटिक कोड के द्वारा क्या होता है? कोडिंग होता है। इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिक रूप में आभाषित। अब जो जेनेटिक कोड एक एमिनो एसिड को कोडिंग करते हैं, मान लो कि किसी एमिनो एसिड को 4 जेनेटिक कोड क्या कर रहे हैं? कोडिंग कर रहे हैं। तो चारों जेनेटिक कोड के प्रारंभिक दोनों नाइट्रोजन बेस सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। या अपन कह सकते हैं एक एमिनो एसिड को कोडिंग करने वाले जितने भी जेनेटिक कोड हैं उनके प्रारंभिक 2 नाइट्रोजन बेस सदैव क्या होते हैं? समान। इस घटना को क्या कहते हैं? गोबल परिकल्पना। क्या कहते हैं? गोबल परिकल्पना। मतलब देखो, UAU अगर ल्यूसीन को कोडिंग करता है, ल्यूसीन एमिनो एसिड को कोडिंग करता है, तो ल्यूसीन को कोडिंग करने वाले अन्य जो एमिनो एसिड होंगे उनके प्रारंभिक 2 नाइट्रोजन बेस सदैव क्या होंगे? अब मान लो ये भी किसको कोडिंग कर रहा है? ल्यूसीन को कोडिंग कर रहा है। ये भी किसको कोडिंग कर रहा है? ल्यूसीन को कोडिंग कर रहा है। तो इसके दोनों प्रारंभिक नाइट्रोजन बेस क्या होगा? समान। ये भी ल्यूसीन को कोडिंग करता है, तो प्रारंभिक जेनेटिक कोड 2 नाइट्रोजन बेस क्या होगा? समान। तो कहने का मतलब क्या है? गोबल परिकल्पना क्या कहती है? यदि एक एमिनो एसिड एक से अधिक जेनेटिक कोड के द्वारा कोडिंग होता है, अर्थात एमिनो एसिड आभाषित होते हैं, तो एक एमिनो एसिड को कोडिंग करने वाले सभी जेनेटिक कोड में प्रारंभिक 2 नाइट्रोजन बेस सब में क्या होते हैं? समान होते हैं। केवल कौन सा नाइट्रोजन बेस चेंज होता है? तीसरा नाइट्रोजन बेस क्या होता है? अलग अलग होता है। अगली विशेषता, आनुवंशिक गुण असंदिग्ध होते हैं। असंदिग्ध होने का मतलब है कि एक जेनेटिक कोड कभी भी एक से अधिक एमिनो एसिड को कोऑर्डिनेट नहीं करता। अब UAU ल्यूसीन को, UAAB ल्यूसीन को, UAGB ये सोचो कोड हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? UAU किसको कोडिंग कर रहा है? ल्यूसीन को। ये भी कौन सा हो गया? स्टॉप कोड हो गया। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CGC ल्यूसीन को कोडिंग करता है, तो अगला ल्यूसीन को कोडिंग करने वाला होगा वो कौन सा होगा? CG हो सकता है, CGU हो सकता है, CGA हो सकता है। अब ऐसा नहीं होते, इसका मतलब क्या है? यदि ये ल्यूसीन को कोडिंग कर रहा है तो ये कभी भी किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोडिंग नहीं करेगा। ये भी एक ल्यूसीन को कोडिंग कर रहा है, ये कभी भी किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोडिंग नहीं करेगा। ये भी एक ल्यूसीन को कोडिंग कर रहा है तो दूसरे एमिनो एसिड को कोडिंग नहीं करेगा। ये भी ल्यूसीन को कोडिंग कर रहा है तो किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोडिंग नहीं करेगा। इस घटना को क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण क्या होगा? ऐसा। अगली विशेषता, जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होते हैं, अर्थात यूनिवर्सल होते हैं। जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल। आनुवंशिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? जो जेनेटिक कोड मानव में पाया जाता है वही जेनेटिक कोड किसमें पाया जाता है?
बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, वायरस में भी पाया जाता है, तो प्रोटोजोआ में पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो जेनेटिक कोड मानव में जिस एमिनो एसिड को कोडिंग करता है, उसी एमिनो एसिड को किसमें कोडिंग करता है, दूसरे जीवों में क्या करता है, कोडिंग करता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, आनुवंशिक साधन। अब इसके साथ साथ आपके पास 3 नॉनसेंस जेनेटिक कोड आएगा, UAA, UAG और UGA। ये तीनों किसी एमिनो एसिड को कोडिंग नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉनसेंस या अनर्थक कोड। इसके साथ साथ ये जेनेटिक कोड सामान्यतः mRNA के अंतिम सिरे पर पाए जाते हैं, तथा ट्रांसलेशन या अनुवादन की प्रक्रिया को समाप्त करने का कार्य करते हैं, समापन करने का कार्य करते हैं। इसलिए इन तीनों को अनर्थक कोडोन को दूसरा नाम कोड कहता है, कौन सा, स्टॉपेड कोडोन भी कहते हैं। ये आपके पास इसकी विशेषता आ गई, जेनेटिक कोड की क्या गई विशेषता। अगला टॉपिक है इस लेसन में HGP या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले आपके पास शब्द क्या रहेगा, जीनोम का अर्थ क्या है, तो उससे पहले अपन ने क्या कहा था, कोई भी जाति है, किसी भी जाति के सभी सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित। अब किसी जाति के सदस्य में जितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन गुणसूत्रों के समुच्चय या सेट को क्या कहते हैं, जीनोम। या एक दूसरी परिभाषा पर सीधी परिभाषा निकाल सकते हैं, किसी जीव के अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय के सेट को, समुच्चय को क्या कहते हैं, जीनोम। तो किसी जीव के अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। एक जीनोम को अपन बड़ा किससे दर्शाते हैं, N से 100। अब मानव जीनोम का निर्माण करने के लिए कितने प्रकार के गुणसूत्र भाग लेते हैं, 23। तो 23 प्रकार के गुणसूत्रों के सेट को क्या कहते हैं, ह्यूमन जीनोम। अब मानव में द्विगुणित कोशिका अवस्था में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 2n अवस्था में, इसका मतलब कितने जीनोम हो गए, 2 जीनोम। ह्यूमन जीनोम का अर्थ आ गया मानव कोशिका में पाए जाने वाले 23 प्रकार के गुणसूत्रों के समुच्चय को अपन क्या कहते हैं, ह्यूमन जीनोम। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, तो मानव जीनोम में यानी कि 23 गुणसूत्रों के डीएनए में भाग लेने वाले नाइट्रोजन बेस के क्रम को ज्ञात करने के लिए सन 1900
एक योजना शुरू की थी जिसका नाम रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम के या मानव के 23 मूलसूत्रों के निर्माण में भाग लेने वाले डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस के क्रम को ज्ञात करने के लिए सन 1888 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, योजना शुरू की गई जिसका नाम क्या रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इस जीनोम प्रोजेक्ट या एसजीपी का औपचारिक शुभारंभ सन 1990 में वाटसन के नेतृत्व में किया गया, जिसका संचालन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ यूए के नेतृत्व में किया गया। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में 18 देशों की 250 लेबोरेटरी क्या होंगे बेटा सम्मिलित। अब दूसरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला पॉइंट इससे कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इसका पहला उद्देश्य था मानव जीनोमिक डीएनए में भाग लेने वाले नाइट्रोजन बेस के क्रम को क्या करना था? ज्ञात करना। दूसरा, नाइट्रोजन बेस के क्रम से बनने वाले या नाइट्रोजन बेस के विशिष्ट क्रम से बनने वाले जीनों की पहचान करना तथा उनके क्या करना, कार्य ज्ञात करना। तीसरा, ह्यूमन जीनोम से संबंधित जो डाटा या आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका क्या करना, संग्रह करना। चौथा, संग्रह किए गए आंकड़ों का, डाटा का एनालिसिस करने के लिए उस तकनीकी को ज्ञात करना या उस तकनीक या टेक्निक का आविष्कार करना। पांचवा, ह्यूमन जीनोम के आधार पर नैतिक, विधिक लीगल, नैतिक इथिकल में सोशल यानी कि सामाजिक मुद्दों का समाधान करना। छठा उद्देश्य था ह्यूमन जीनोम के साथ साथ रोल मॉडल एनिमल्स के जीनोम को भी क्या करना, ज्ञात करना। रोल मॉडल कौन सा होगा? तो बायोलॉजी से संबंधित
विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिन एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म का उपयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा, रोल मॉडल। जैसे बैक्टीरिया से संबंधित अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग करता है, एक और बैक्टीरिया। कवक से संबंधित अध्ययन के लिए किसका उपयोग करते हैं, गेस्ट फंजाई का। स्तनधारियों से संबंधित माउस का। कीट से संबंधित ड्रोसोफिला। प्लांट से संबंधित जैसे दिमाग से निकल रहा है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, जिनका उपयोग बायोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने के लिए इनका उपयोग करता है, तो ये एनिमल्स कौन से हो गया, रोल। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था, 1990 में। किसके नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था, वाटसन के नेतृत्व में। अब इसका समापन हुआ था 2013 में, सॉरी 2003 में। फ्रांसिस कॉलिंस के नेतृत्व में इसका समापन हुआ था। अब अगला पॉइंट आता है मेरा, मानव जीनोम की विशेषता। अब ये प्रोजेक्ट जब पूरा हुआ तो उसके आधार पर मानव जीनोम की क्या विशेषता निकल कर, तो ये विशेषता है ना, पहली विशेषता, मानव जीनोम का निर्माण करने के लिए 3167.5 करोड़ नाइट्रोजन बेस भाग लेते हैं, जिसको दूसरी तरफ अपन लेते हैं ह्यूमन जीनोम का निर्माण करने के लिए 3.3 into 10⁻9 नाइट्रोजन बेस क्या करते हैं, भाग। दूसरी विशेषता, प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने माना था कि मानव जीनोम में 80,000 से लेकर 1,40,000 तक जीन भाग लेते हैं, अर्थात मानव जीनोम में या अपन कह सकते हैं 23 गुणसूत्रों पर प्रारंभिक समय में वैज्ञानिकों ने माना था कि कितने जीन पाए जाएगा, 80,000 से लेकर 1,40,000 तक जीन पाए थे, जो बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा एनालिसिस करने पर सामने आया कि इनकी संख्या कितनी होती है, 30,000 होती है। अर्थात मानव जीनोम का निर्माण करने के लिए कितने जीन भाग लेते हैं, 30,000 जीन भाग लेते हैं। तीसरी विशेषता, औसतन एक जीन का निर्माण करने के लिए 3,000 जीन नाइट्रोजन बेस से भाग लेते हैं। औसतन एक जीन का निर्माण करने के लिए 3,000 जीन भाग लेते हैं। मानव में सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन जीन है, जिसका निर्माण करने के लिए 2.4 करोड़ नाइट्रोजन बेस भाग लेते हैं। चलो आज बाकी विशेषताएं अगली क्लास में।